प्रोग्राम बदले मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल कर रहे हैं उसमें सबसे पहले बानी पीटीआई की जल्द रिहाई की अफवाहें दम तोड़ गईं। जनरल फैज क्यों गिरफ्तार हुए, खान के बयान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। जनरल फैज को वादा माफ गवाह बनाने की तैयारियां, बानी पीटीआई ने फैज की गिरफ्तारी की असल कहानी खोल दी, मामलात मिलिट्री कोर्ट्स तक ले जाने का खदशा। क्या फैज हमीद बानी पीटीआई के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस आमने सामने। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो केस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजीद समाअत से रोक दिया। साकिब निसार के साहिबजादे और बुशरा बीबी को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत इख्तियारात से तजावुज करार। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला सुनाने से रोक दिया गया। इसकी क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अवाम को बिजली की कीमतों में बड़े रिलीफ के लिए बड़ों ने सर जोड़ लिए। कीमतों में कमी करने वाली कमेटी में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जफर इकबाल समेत कौन कौन शामिल। बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से किए गए अहम फैसलों की जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की मुश्किलात में इजाफा, भारतीय सहाफ़ी के साथ व्हाट्सएप पर राब्तों का इल्जाम, चैट के अहम हिस्से मंजर आम पर आ गए। क्या कानूनी शवाहिद की बुनियाद पर मिलिट्री कोर्ट्स में केस बनाए जाने का इम्कान है? ये अहम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन करें डिस्कशन के लिए साबिक जज और सीनियर कानूनदान है शाखावर साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाखावर साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाखावर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। स्टार्ट करेंगे, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, हाई कोर्ट को रोक दिया है ये ऑडियो लीक्स वाले मामले पर कि वो मजीद समाअत ना करें, ये बताएगा कि ये एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आमने सामने है। किस तरह से देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? नहीं देखिए जी, ये बिल्कुल भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने नहीं है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि हाई कोर्ट की एक समाअत है जो कि बनज़र ज़ाहिर वो नजर ये आ रही थी कि वो जो आर्टिकल 199 का जो स्कोप है वो उससे बाहर जा रही थी। उसकी वजह यह है कि उन्होंने बहुत सारे जो लर्नड सिंगल जज हैं जिनका फैसला जो चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बार ऐसे अहकामात जारी कर दिए हैं जो कि रिट जुरिस्डिक्शन में नहीं अहकामात जारी किए जा सकते, और वो अस खुद इख्तियार उन्होंने बहुत सारी चीजों में जो है वो जो है उसका इख्तियार किया जिसको चैलेंज किया हुआ था। मसलन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर उनका ये था कि उन्होंने जितनी भी हमारी सेलुलर कंपनीज हैं जो कि जिनका रिकॉर्ड जो है वो पहले लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज वो ले लेती थी अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए, और उसमें बहुत सारे दहशतगर्दी और एंटी स्टेट जो जराइम है उनकी तफ्तीश भी वो जो है वो CDR से करती थी। तो उन्होंने वो जो सिल्वर कंपनीज हैं उनको रोक दिया था कि आपने कोई डेटा फराहम नहीं करना, और बहुत सारे और भी ऐसे इकदाम थे या ऐसे अहकाम थे जो कि हमें नजर आ रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट लाजमी उस पर इंटरफेरेंस करेगी। तो इसलिए मैं ये नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट जो है आमने सामने आ गई है। हाई कोर्ट्स के तमाम डिसीजन जो हैं, उनकी जितनी डिग्रीज, उनकी सेंटेंसेस जो हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और ये जो चैलेंज किया गया था ये एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक किया गया था सुप्रीम कोर्ट की, जो आर्टिकल 185(3) के तहत है। उसमें पहले वो लीव ग्रांट करते हैं, तो लीव उसी में ही ग्रांट होती है कि जब सुप्रीम कोर्ट समझती है। ठीक है शाखावर साहब, हम इस पे जरूर आपसे बात करना चाहेंगे। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी पड़ी है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। यहीं से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। शाखावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाखावर साहब, आपको इंतजार करना पड़ेगा। बताइएगा जो आप अपनी पॉइंट था वो भी कंप्लीट कीजिएगा, और साथ में ये जो बुशरा बीबी और साकिब निसार जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनके बेटे को नोटिस गया है, इसके बारे में भी बताएं कि इस डेवलपमेंट को कैसा देख रहे हैं। देखिए, जब कोई भी मुकदमा जिसमें लीव ग्रांट करनी जाती है तो उसमें जितने भी रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनको नोटिस करना लाजमी होता है, तो ये उसी कानूनी तकाजे का हिस्सा है। तो अब चूंकि उनको सुने बगैर जो है वो सुप्रीम कोर्ट कभी भी डिसाइड नहीं करती, तो वो इसलिए वो ये होता है कि आप जिसके जो भी फरीकैन है उनको सुनना जरूरी होता है। तो ये मेरा ख्याल है कि वो रूटीन का इशू है, तो उनका मौक़िफ़ भी लाज़मन सुना जाना जरूरी है। सर बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया सर।
आप क्या समझते हैं? साकिब निसार साहब ऑफ कोर्स एक चीफ जस्टिस रहे हैं, बड़े बाज कंट्रोवर्शियल, उनको भी समझा जाता है, क्रिटिक्स भी हैं, उनको अप्रिशिएट करने वाले भी लोग हैं, दोनों साइड से हैं। जब उनके बेटे की ये टेप्स का अगेन इशू आया था और जिसको बाद में स्टॉप कर दिया गया था, ये समझा गया था शायद डंप हो गया, आज वो क्या फील कर रहे होंगे कि उनके बेटे को भी बुला लिया गया और साथ में बुशरा बीबी साहबा को, ठीक है वो आप बता रहे हैं लीगल एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन इशू तो दोबारा रिवाइव हो गया है, जो मेरा ख्याल है शायद हुकूमत या दीगर जो इदारे हैं वो थोड़े से रिलैक्स फील कर रहे होंगे, क्योंकि ये इशू तो डंप हो गया था, पीछे चला गया था कि उन दोनों को बुला लिया गया। बड़ी खबर तो ये बन रही है कि बुशरा साहबा और साकिब निसार साहब के बेटे को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है। देखिए, ये नजमुल साकिब ने और बुशरा बीबी ने इसको चैलेंज किया था। वो चैलेंज ये किया था कि इसके बारे में दो कार्रवाइयां हो रही थी। एक तो ये है कि जब ये ऑडियो लीक्स आई थी, मुतनाज़े जो थी बुशरा बीबी की भी और नजमुल साकिब साहब की भी, तो उस पर एक तो नेशनल असेंबली की एक कमेटी थी जिन्होंने इसको कॉग्निजेंस ली थी और इनको तलब किया था कि आप पेश हों और हकायक जो है वो सामने आ सके। इसी तरह फिर हुकूमत ने एक जो है कमीशन ऑन इंक्वायरीज एक्ट को इन्वोक करते हुए उस पर एक जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील दिया था, जिसकी सरबराही जो थी वो जस्टिस अभी मौजूदा हमारे चीफ जस्टिस हैं वो थे, और उसमें दो जज साहिबान और थे जिसमें जस्टिस नईम अफगान थे और उसमें आमिर फारूक साहब भी थे और फायजीसा साहब उसकी सदारत कर रहे थे। तो अभी उनकी पहली समाअत हुई थी और उन्होंने नोटिस इशू किए थे कि उस पर फिर सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच थे जिसकी सरबराही उस पर के चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब कर रहे थे, उन्होंने इनको कार्रवाई से रोक दिया था और वो अभी तक मैटर अभी तक पेंडिंग है। तो अब चूंकि हाई कोर्ट ने उसमें बहुत सारी समाअतें हुई और वो हाई कोर्ट जो है वो प्रेमे पेशाए अपने आर्टिकल 199 के स्कोप से बहुत ज्यादा दूर नजर आ रही थी और उसमें इस चीज का इम्कान था कि उनका जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, क्योंकि हाई कोर्ट के पास जो है वो सुओ मोटो अज खुद कोई इख्तियार देने का जो है वो कोई पावर नहीं है। इसलिए जो है वो उसको हुकूमत पाकिस्तान ने चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया, जिसमें आज लीव ग्रांट हुई और हाई कोर्ट को उन्होंने सिंगल जज को मजीद समाअत करने से उसको रोक दिया है। तो अब इसमें जब वो फरीकैन सामने आएंगे उस पर बहस होगी तो उस पर जो है एक मुफस्सल फैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा सर, माजी में एक बड़ी हमारा मीडिया का भी, सिविल सोसाइटी का भी, दीगर सेगमेंट ऑफ जो हमारे मुआशरे के हैं, एक बड़ी पॉपुलर एक लाइन रही है, बैशिंग हम करते रहे हैं कि जनाब ये जो सियासतदान होते हैं इनके बच्चे हमसे नहीं संभाले जाते, ये भी बड़ी बड़ी वारदातें, बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ डाल रहे होते हैं। सियासतदानों पे तनकीद भी होती है, उनके रिश्तेदार हूँ, अजीज़ हूँ, कि वो भी उतना ही क्लाउट इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारी मिसालें भी हैं यहाँ पे, इस मुल्क के जो वज़ीर आज़म रहे हैं उनके बच्चे, वज़ीरों के बच्चे, वटेवर, सेम ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से भी कहा जाता है सम टाइम, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, सियासतदानों का ज़्यादा होता है। हम ये देख रहे हैं कि इस केस में कि दो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, हालांकि तवक्को नहीं की जाती कि चीफ जस्टिस साहबान जो हूँ, जज साहबान जो अपने बच्चों को कोई थोड़ा सा उनके क्लाउड का नाजायज़ फ़ायदा उठाने दें। पहले इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उनका बेटा अरसलान जो है वो बहुत बड़े, आपको याद होगा, इशू स्कैंडल में आए थे, मलिक रियाज साहब ने उन बड़े इल्ज़ामात लगाए थे कि कितनी कितनी उनसे उन्होंने फेवर्स ली थी कोई फैसले कराने के लिए। अब हम देख रहे हैं कि साकिब निसार साहब के फरजान जो हैं उनका नाम आ रहा है इन तमाम चीज़ों में, कंट्रोवर्सीज़ में। आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब सियासतदानों के बच्चे भी अपनी पोजीशन का वो फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहबान के बच्चों पे भी ये इसी तरह की मिलती जुलती चीज़ें हैं। तो हो मतलब उस पर आप क्या कहेंगे? खुद आप एक जज रहे हैं सर। देखिए रोब भाई, मैं आपको बताऊं कि अब रवायात जो है ना वो काफी बदल गई है जी। अब नॉर्म्स और वैल्यूज के जो पैमाने थे वो भी जो पहले किसी जमाने में हुआ करते थे। मुझे याद है कि हम जब नए नए वकालत में आए थे तो जब जिसी भी जज साहब की तैनाती होती थी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें एक बिल्कुल अंडरस्टूड बात हुआ करती थी कि उनके औलाद या उनके करीबी रिश्तेदार जो है वो अदालतों में जाना छोड़ देते थे कि कहीं ये तासुर ना हो कि वो उनके जो बुजुर्ग हैं या बड़े हैं वो अब डेबेट हो गए बेंच पे, तो वो कहीं उनका नाम ना इस्तेमाल कर रहे हो या अपनी वो पोजीशन का फायदा ना उठा रहे हो। लेकिन अब हमें नजर आता है कि न सिर्फ उनके रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार अदालतों में पेश होती हैं, बल्कि हमने ये भी देखा है कि जो बड़ा अफसोसनाक है कि वो डन बेसिस के ऊपर केसेस उठाते हैं और उनके केसेस
उनके डिसाइड भी होते हैं उनके हक में, और वो मुंह मांगी फीसें भी लेते हैं। और उसके साथ साथ जो सियासी वाबस्तगियां हैं वो भी बड़ी आया हैं। तो अब हमें, जैसे अभी साकिब निसार साहब की बात की, तो उनके जो बच्चे थे, उनकी बेटियां और उनका बेटा, वो सारे हमें पता था कि उनकी जो सियासी इंक्लिनेशन या उनकी जो हमदर्दियां हैं वो पीटीआई के साथ थी। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर शहरी का ये बिल्कुल उसका राइट है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे, उसको हिमायत करे, लेकिन वो हिमायत जो है फिर असरअंदाज नहीं होनी चाहिए अपने वालिद साहब की हैसियत के ऊपर। तो अनफॉर्चुनेटली वो चीजें जो है एक्सीड हुई, और उसमें मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो है वो अपनी औलादों या अपनी फैमिली मेंबर्स की कंट्रोवर्सीज की वजह से वो खुद भी कंट्रोवर्सी कर सकता। सर, आपने बड़ी अहम बात की है। इस बात का जजेस को या चीफ जस्टिस साहबान को इल्म होता है कि हमारे बच्चे जो हैं ये किसी से लेन देन कर रहे हैं? जैसे मलिक रियाज वाले केस की मिसाल देख लें, बहुत बड़ा केस था, आपको याद होगा, या अभी साकिब निसार साहब वाला हम देख रहे हैं। इनको इल्म होता है कि हमारे बच्चे कुछ लोगों से मिल रहे हैं या कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कुछ से कोई लेन देन उनका चल रहा है, या वो टोटल मतलब इन ब्लैंक उनको नहीं पता होता और उनके बच्चे उनका नाम इस्तेमाल कर लेते हैं? आपकी क्या इस पे ऑब्जर्वेशन है सर, कि उनके इल्म में होता है और फिर बच्चे ये सारी कार्रवाइयाँ डाल रहे होते हैं, या ये बच्चे उनके क्लाउड का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे होते हैं और उनको एक दिन जब तक वो स्कैंडल सामने नहीं आता उन्हें इल्म नहीं होता इस बात का? देखिए, मैं आपको रुपये बताऊं कि आजकल जो दौर है वो इख्लाकियात से ज़्यादा मेटीरियलिस्टिक दौर हो रहा है। मैं ये दोनों को जज साहिबान की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि अब मेटीरियलिज्म की तरफ ज़्यादा जो है वो पैसे कमाने का जो एक लत पड़ गई है हमने एज अ कॉम, वो फॉर्चुनेटली हर जगह हावी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जज साहिबान है उनकी जो फराइज मनसबी होते हैं वो बड़े हसास किस्म के होते हैं। वो लोगों की जो फेट्स हैं उनका उन्होंने डिसाइड करना होता है। फिर वो बहुत सारे पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस को सुन रहे होते हैं जिसमें उनकी गैर जानिबदारी जो है वो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। लेकिन अब इन चीजों की वजह से जब उनके बच्चे या वो अपने वालिदैन का या अपने बड़ों का नाजायज उनका जो फायदा उठाते हैं उनकी पोजीशन का, तो फिर उसमें ऐसी मिसालें सामने आती है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जज साहिबान को अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, उनकी स्पाउसेस, उनके सिबलिंग्स, उनकी जो औलादे हैं, उन पे कम से कम जरूर नजर रखनी चाहिए कि वो कहीं दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर उनकी पोजीशन का जो है वो फायदा तो नहीं उठा रहे, वो उनको कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं करवा रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये जज साहिबान का बिल्कुल फर्ज वरीद बनता है कि वो इस चीज़ के ऊपर नजर रखें। अच्छा सर, ये अभी थोड़ा सा इधर खान साहब और जनरल फैज साहब की तरफ आते हैं, क्योंकि आप इन तमाम मामलात को करीब से देखते भी रहे हैं, आपकी इसमें एक्सपर्टीज़ भी है, मेरा ख्याल है शायद क्लाइंटेज भी रही है आपकी। आप कैसे देखते हैं जनरल फैज साहब के मिलिट्री कोर्ट के ये ट्रायल के फैसले को? और अब खान साहब से ये भी पूछा कि आज वहाँ पर कि शायद आपको भी मिलिट्री ट्रायल में, खान साहब ये कहना चाह रहे थे कि जनाब जनरल फैज को मेरे खिलाफ अप्रूवल बनाया जाएगा, बयान दिलवाया जाएगा। सो जब जनरल फैज इतने खुद सीरियस चार्जेस फेस कर रहे हैं, क्या वो अप्रूवर बन सकते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ? क्या मुलजिम से वो वादाबाफ गवाह बन सकते हैं जस्ट टू पनिश इमरान खान, या फौज उनको सेपरेटली उनके केस में अलहदा डील करेगी और उनको ये वादाबाफ गवाह नहीं बनाएगी खान साहब के खिलाफ? फिर तो उनका अपना केस ही, तो फिर तो आपको वो करनी पड़ेगी, उनको छूट देनी पड़ेगी जनरल फैज को। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है या एयरफोर्स या नेवी के जो लॉज हैं वो स्पेशल कवानीन हैं, वो उनकी एक अपनी हैसियत है। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त ये कहना प्री मैच्योर होगा कि क्या उनके खिलाफ जो अभी एविडेंस सामने लाई जाएगी या उस पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सामने आएगी। बेसिकली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें तमाम गवाहान जो है उनके बयानात रिकॉर्ड होते हैं, जितना इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल है, जिसकी शहादतें हैं दस्तावेजी और दूसरी वो कटी की जाती है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भिजवाई जाती है, तो वो फिर उसको फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए प्रोसिक्यूशन के सामने पेश करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये तब वक्त हो गया ये कहना कि अभी वो जो समरी ऑफ एविडेंस जो है वो क्या है, तो वो जब सामने आएगी तो फिर ये देखा जाएगा कि उसके किस तक उसके फॉल आउट हो सकते हैं। तो इस वक्त मैं समझता हूं कि हमारी महज स्पेकुलेशन है
हम ये मफरूजों के ऊपर बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो मिलिट्री लॉज है वो हमारे जो दूसरे सिविलियन लॉज हैं उनसे बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हैं। उसमें ये नहीं हो सकता कि किसी को जो मेन एक्यूज है उसको वादम आप गवाह बना के उसके को एक्यूज को जो है वो सारा मलबा डाल दिया जाए। इनका एक बड़ा एक सिक्का बंद किस्म का एक प्रोसीजर है और उनके एक तकाजे हैं पूरे उनके ट्रायल्स के। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें किसी के लिए अगर कोई गिल्टी साबित हो रहा हो तो उसके लिए कोई रियायत है, और अगर कोई गिल्टी ना हो तो उसको सजा दी जाए। उनका एक बड़ा एक मुफस्सल और बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का जुडिशल सिस्टम है आपका। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि इस वक्त इमरान खान साहब ने भी कहा है, वो भी आपने सुना होगा, आपको पता चला होगा कि उनको ये खौफ है, खदशा है कि मुझे भी ये मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा, मुझे भी मिलिट्री कोर्ट की तरफ लेकर जाएंगे। 9 मई के जो वाक़यात हैं उनमें मुझे भी इम्प्लिकेट किया जाएगा, फंसाया जाएगा, और उसके लिए वो कहते हैं कुछ लोगों से बयानात लिए जाएंगे जिसमें वो जनरल फैज़ का भी कहते हैं। खान साहब का ये मिलिट्री ट्रायल हो सकता है? फिर मैं कहूँगा क्योंकि आप इन मामलात को, आर्मी एक्ट, इन तमाम चीज़ों को करीब से देखते रहे हैं, प्रोसीडिंग या प्रोसिक्यूशन या डिफेंस के तौर पर आपने केसेस ये देखे हुए हैं, कितने चांसेस लगते हैं कि इमरान खान साहब का ये मिलिट्री ट्रायल या मिलिट्री कोर्ट में इनको ले जाया जा सकता है? खान साहब की आज भी बात हुई है कोई सहाफ़ियों से? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ खान साहब ही बता सकते हैं, या उनको समझ आ सकती है कि अगर तो उनकी कोई एक्टिव कनाइवेंस थी जनरल फैज हमीद के साथ, जो कि वो यूरोप का इर्तिकाब वो किया और उसमें उनकी भी मुआवनत थी, तो फिर तो वो उनका अगर खदशा है कि उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि एक मफरूजा कायम कर लिया जाए कि फैज हमीद साहब को गिरफ्तारी इसलिए किया गया है कि उसमें खान साहब को या उसका नेट जो है वो बढ़ाया जाए और उनमें बेगुनाह लोगों को भी जो है इम्प्लीकेट किया जाए। मेरा ख्याल है कि ये मिलिट्री लॉज में इस तरह की जो होती हैं मैनूवर्स, वो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई गुंजाइश होती है। उनका पूरा एक सिस्टम है, जब कंप्लेंट आती है तो पहले उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, वो उसमें वो सारी चीजों को देखने के बाद राय कायम करते हैं एक ऑफिसर और उनके साथ उनकी टीम कि क्या उसमें ऐसा मवाद है कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई होनी चाहिए। जब वो रिकमेंड कर देते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, तो फिर एक समरी ऑफ एविडेंस जो है वो आती है सामने, वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद, तो वो डिटरमिन करती है, वो एविडेंस कलेक्ट करती है। तो उसमें मेरा ख्याल है कि इतना ज्यादा फिल्टर होता है कि उसमें किसी की जो गलत इम्प्लीकेशन है उसकी गुंजाइश मेरा नहीं ख्याल से बढ़ती। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मैं ज्वाइन किया सर, ग्रेटफुल। शाहवर साहब हमारे साथ एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद क्लास साहब से जानेंगे कुछ बिजली के हवाले से फैसले किए गए हैं, उनकी जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं मोहम्मद जफर इकबाल, वो शामिल हैं, और इसके अलावा और भी शख्सियात शामिल हैं। डिटेल जानेंगे इस ब्रेक के बाद। क्लास साहब से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, इससे पहले कि हम बात करें बिजली पे, आज अलीमा खान साहिबा ने बड़ी दो टोक बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया कि सब जो है वो सीधे हो जाएं और फोकस हो जाएं कि किस तरीके से बानी पीटीआई को रिहाई दिलानी है। और शेर अफजल मरवत को लेके भी उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा ये बस हमें नहीं ये इस तरह की हरकतें करनी आती, हम सीधी बात करते हैं, जो बात हुई होती है वैसे आके पहुँचाते हैं। धरनों ये जलसों के हवाले से भी उन्होंने कहा कि लोग खुद ब खुद ने, तो क्या कहना चाह रही हैं एक्चुअली, और इस वक्त टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ये सब बातचीत कहने की, जब शेर अफजल मरवत ऑलरेडी एक पूरा बयानिया दे चुके हैं जेल से आने के बाद? बड़ा इंटरेस्टिंग अलीमा खान साहिबा ने जो गुफ्तगू की है, मेरे लिए थोड़ी सी बड़ी इंटरेस्टिंग 2-3 रीजंस और की वजह से है कि लीडरशिप कैसे ट्रीट करती है अपने वर्कर्स को। मैं ये, और ये सिर्फ इमरान खान साहब पे नहीं है, ऑलमोस्ट तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना, वो इनको कैसे देखते हैं, जो लोग उनके लिए जो एमएनए बन जाते हैं या उनकी पार्टी में होते हैं। इसको ज़रा डिफरेंट एंगल से देखें आप। उन्होंने एक तो कहा है कि बचकाना हरकतें बंद करें, सीधे हो जाएं और लड़ाई बंद करें, इस तरह की चीज़ें की हैं। एक बड़ा उन्होंने सख्त मैसेज दिया पार्टी को ऑन बिहाफ ऑफ साहब इमरान खान साहब दिया होगा। हालांकि ये सारे लोग जो लड़ते हैं ना एक दूसरे इमरान खान साहब से मिलते रहते हैं। अब इमरान खान साहब ने ये मैसेजिंग जो है ना अलीमा खान साहब के जरिए दिलवाया है। अच्छा। इससे पहले आपको याद होगा आरिफ अलवी साहब को भी ज़रा सीधा करना था इमरान खान साहब ने, पिछले साल की बात है, तो भी अलीमा खान साहब को उन्होंने यूज़ किया था। सो जब भी खान साहब ने कोई सीरियस मैसेज भेजना हो कि 2-4 को ज़रा इधर उधर कोई लगानी हो, कुछ चपेड़ें, तो उसके लिए वो अलीमा खान साहब को कहते हैं, ताकि ये हर बंदे को
पता चल जाए कि इट्स कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम इमरान खान साहब। हालांकि खान साहब खुद भी ये बात करते होंगे। सो उनका जब मैसेजिंग उनकी होती है, आज उनका ज़रा अब कॉन्फिडेंस देखें बिल्कुल डिफरेंट था। उन्होंने पार्टी के एक पेट्रोन चीफ के तौर पर गुफ्तगू की है, जैसे एक कोई उन्होंने इमरान खान साहब की बहन से हटकर आप उनका ज़रा पॉलिसी लाइन दी है, नहीं स्टाइल देखें कि हु इज कमांडिंग एंड रनिंग द पार्टी। हालांकि उनका पार्टी में कोई ओहदा नहीं है, ये जहन में रखें, वो सिर्फ इमरान खान साहब की बहन है। लेकिन जो उन्होंने आज उन्होंने मैसेजिंग की है वो उन्होंने एज एक वो होता है पार्टी के हेड के तौर पर, एल्डर के तौर पर की है, जिसको कमांड और कॉन्फिडेंस के साथ। मजे की चीज इसमें का हो रहा है, ये तो हम इस पे आते हैं ना, लड़ाई झगड़े वाली बातें तो होती रहती हैं, बंद करें ना करें। उन्होंने शेर अफजल साहब को वो किया है, स्नब किया है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैसी हरकतें ना करें? नहीं आपने फिर उसके उनका असल बयान की वो रूह को पकड़ा ही नहीं है। उन्होंने कहा जनाब शेर अफजल साहब इमरान खान साहब से मिले थे, तो उन्होंने कहा जी कि मैंने हाथ मिलाया आगे करने के लिए और खान साहब ने मुझे गले लगा लिया। वो ये कहती हैं आज, उन्होंने कहा खान साहब ने कोई इनको गले नहीं लगाया, खान साहब ने इनसे हाथ मिलाया और शेर अफजल को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। नो, एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं उन्हें ये लगा इमरान खान साहब को और अलीमा खान साहब को, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कैच, कि शायद शेर अफजल जो है बाहर जाके ये बात बता के अपना कद ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को मैंने हाथ मिलाया, हालांकि 3-4 महीने से नाराज थे, और खान साहब ने मुझे गले लगाया। तो ये चीज जो है शायद वर्कर को या पॉलिटिकल लीडरशिप को उनको नहीं अच्छी लगेगी कि इमरान खान साहब ने इतनी इंपॉर्टेंस जो है शेर अफजल को दे दिया, जिसको आप अभी पार्टी से निकालने वाले थे। सो ये चीज अगर शेर अफजल ने कही है, पहले तो कहनी नहीं चाहिए थी, अगर ये बात अगर अलीमा खान साहब कह रही हैं तो उनको खान साहब ने कहा होगा, तो फिर आपको कहने की आपको भी जरूरत नहीं। खान साहब आपने हाथ मिलाया, खान साहब ने हाथ मिलाया, फेयर एनफ। अगर आप कह रहे नहीं मुझे उन्होंने गले लगाया और उनके बहन कंट्राडिक्ट कर रहे नहीं जी खान साहब ने गले नहीं लगाया, चलो शेर अफजल ने हीट ऑफ इमोशंस में, जुबिलेशन में, खुशी में, जी खान साहब से मिलकर आ रहा हूं, तो उन्होंने कह दिया था, ये खान साहब और उनके दरमियान था ना, तो खान साहब चुप कर जाते कि चलो यार मेरा वर्कर है, एमएनए है, मिल के गया है, अगर 2 नंबर बना रहा है लोगों के पास बनाने दें। नो, उन्होंने कहा ये चीज भी नहीं होनी चाहिए कि आप ये कहें जनाब के खान को आपने हाथ मिलाया और खान ने आपको गले लगा लिया। शायद इससे भी कोई इमरान खान साहब की वो क्या कहना चाहिए, उनके कदर में या उनकी इंपॉर्टेंस में या वैल्यू में कोई कमी हो गई है कि देखो भी इसने हाथ आगे किया और खान ने खींच के गले लगा लिया। तो इससे शेर अफजल का वो जो है स्टेटस जो है ना, शायद वो बहुत बड़ा हो गया है, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इमरान खान के लिए कि जब गले लगाया। तो इसको करेक्ट करना मेरे लिए ये चीज बड़ी स्ट्रेंज है। लेकिन एक तनाज़ुर ये भी तो हो सकता है ना कि शेर अफजल मरवत की जो बाहर आके गुफ्तगू होती थी उसमें जो एक ग्रुपिंग है पीटीआई के अंदर, जो हम वाज़ेह तौर पे बात कर चुके हैं, दूसरे ग्रुप को एक्सेप्टेबल नहीं होता था कि शेर अफजल मरवत इतने क्लोज हैं और इतने ज्यादा अथॉरिटी के साथ बात करते हैं और मैसेजिंग करते हैं। सो वन रीजन कुड बी कि वो चाहती हो कि वो दोबारा से इस किस्म का डिस्कम्फर्ट और कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। मतलब फिर भी तो वही बैक टू स्क्वायर वन है ना, फिर तो आपको मतलब है कि पार्टी नहीं चल रही आपसे, आपने मुल्क चलाना है जनाब, आपकी पार्टी नहीं चल रही, लोग आपकी नहीं मानते, आपकी पार्टी के अंदर डांग सोटा चला हुआ है, आपने तो मुल्क चलाना है। अभी तो पूरी दुनिया को हमने उनके साथ भी मत्था लगाना है, हमने उनके साथ भी हमने फड्डे लेने हैं जब हमारी हुकूमत आएगी पीटीआई की। तो जनाब आपने तो बहुत कोई काम, आपसे तो पार्टी के लोग नहीं संभाले। मतलब कभी तो हम, आपको याद होगा खान साहब ने ईरान और सऊदी अरब की सुलह करानी थी जब वजीर आजम थे, गए भी थे, वो ईरान सऊदी अरब को छोड़े, यहाँ तो अपने घर में सुलह नहीं हो पा रही, 4-5 लोग या 6 लोग आपसे वो नहीं संभाले जा रहे। दूसरा ये उनका कहना कि लोग भेड़ बकरे हैं, चढ़ावा बुलाएगा आ जाएंगे भाई साहब, हमारा कोई शेर अफजल साहब के साथ मतलब हमने तो वो तो बल्कि गिला करते हैं, हम उनको अपने शो में नहीं बुलाते। शेर अफजल साहब जैसे भी थे, आपके बंदे निकाले उन्होंने थे, उनसे पहले कोई बंदा निकला, कोई मुजाहरे हुए, कोई ट्राइबल एरिया में, कोई आपके केपीके में, पंजाब में, अगर लोगों ने निकलना होता 10 दफा आप कॉल दे चुके हैं, कोई बंदा निकला है? लोगों को निकालना पड़ता है, लोगों को कोई ना कोई थोड़ा सा लीडर आपको चाहिए। लीडरलेस जो लोग होते हैं ना, खुद ही निकल आते हैं, मॉब होता है, वो मॉब होते हैं और मॉब ज्यादा हंगामे करते हैं, जो 9 मई वाले जैसी चीजें होती है जो उस दिन आपके अभी तक आपके गले पड़ी हुई हैं। सो शेर अफजल जो है अब उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई साहब ठीक है, पावर भी चाहिए, पॉलिटिक्स भी चाहिए, नाम भी है, फेम भी है, बट एट व्हाट कास्ट? आज आपको एक पब्लिकली स्नब किया गया है और इमरान खान साहब की बहन ने किया जी, हमने तो उन्होंने हाथ मिला, गले तो लगाए नहीं है। ठीक है। सो ये शेर अफजल साहब को आज उन्होंने जरा वो किया, कट टू साइज किया है। हालांकि शेर अफजल की मैं जाती तौर पर समझता हूँ उसने पार्टी को रिवाइव करने में लास्ट ईयर जब कोई नहीं निकलता था खौफ के मारे, वो बाहर निकला था, उसने बाहर लोग निकाले थे, कुछ भी कहते रहे। बहरहाल आज उन्होंने उनको अच्छी खासी वो कहते हैं उनके ड्रेसिंग डाउन कर दिए शेर अफजल साहब। जब देखें वो क्या इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, मेरा ख्याल चुप ही रहेंगे क्योंकि अलीमा खान साहब हैं, ये बैरिस्टर गोहर भी नहीं है, उमर अयूब भी नहीं है, शिबली फराज भी नहीं है, दीगर भी नहीं है। लिहाजा शेर अफजल साहब यहाँ पे जरा
थोड़ा सा ध्यान रखें, प्रोटोकॉल रहना पड़ेगा। अच्छा क्लास साहब, ये जो रऊफ हसन साहब का मामला है कि उनके राब्ते निकले हैं, एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं और व्हाट्सएप चैट निकली है, अब ये वैसे सहाफ़ियों के लिए या जिस तरह का रोल रऊफ हसन साहब प्ले कर रहे हैं, ये एक आम सी बात नहीं है कि जो क्रॉस बॉर्डर्स हैं आपके कॉन्टैक्ट्स हों, स्पेशली अपनी कम्युनिटी के अंदर या अपने जो कॉलीग्स हैं उनके साथ? ये सारी चीज़ें जो है ना, कारमा बड़ा खौफनाक चीज़ है। मैं तो डरता हूँ इन तमाम चीज़ों से कि इमरान खान साहब ये काम सारे अपने दौर में करते रहे हैं। मैं 2-4 मिसालें देता हूँ, अब उन्हीं के गले पड़ रही हैं। हालांकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैंने इस पर बात पहले भी की हुई है कि रऊफ हसन की करण थापर साहब के साथ गुफ्तगू होना कोई ऐसे को उसमें चीज़ें भी नहीं थी अगर पूछी जाएँ। और करण थापर जो है एक बड़े इंतहा बैलेंस्ड और वेरी प्रोग्रेसिव, पढ़े लिखे, वेल रिप्यूटेड एक वो जर्नलिस्ट है। मैं उनके इंटरव्यूज़ भी सुनता रहता हूँ जो करते हैं, उनकी किताबें भी मैंने पढ़ी हैं और बड़ा उनका नाम है। और वो ये उन लोगों में से जो वॉर मॉन्गर नहीं है, जो पाकिस्तान इंडिया में कोई हेट नहीं फैलाना चाहते, जंगें नहीं चाहते, पीस लवर हैं। सो मतलब उनका नाम है अपनी जगह पे। दूसरा ये है कि यहाँ पे खान साहब ने क्या किया हुआ है, इनके दौर में जब ये वजीर आजम थे, इससे पहले जरा जाए वजीर आजम पर मैं आता हूँ, एक मेमो गेट आया था, उसमें हुसैन हक्कानी साहब को इन्होंने गद्दार डिक्लेयर कर दिया था जलसे जुलूसों में कि हुसैन हक्कानी ने एक लेटर लिखा है जनाब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में फौज कू करने वाली है, आपने हमारा साथ देना है, सिविलियन का देना है। और खान साहब ने उसको अच्छा खासा उछाला था हुसैन हक्कानी साहब के हवाले से। और उसी को लेकर सिर्फ ये इमरान खान साहब नहीं थे, उसी को लेकर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ये काले कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। वहाँ पे ये इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में कमीशन बना, कमीशन बन भी किया था गद्दारी पे, गद्दारी हो गया और कोई आज तक लेटर वो सामने नहीं आया था ना। भी मेमो किधर है, मेमो की कापी कभी सामने नहीं। बहुत बड़े हंगामे हुए, आपको सारा कुछ पता है जो कुछ यहाँ पे होता रहा। सो वो था, उनके पीछे कौन बैठे थे, जिन्हें शुजा पाशा साहब उस वजह सारी चीज़ें देख रहे, खान साहब उनके साथ मिलकर चीज़ें कर रहे थे। ऐसे ही जब ये नवाज शरीफ साहब का उनके तल्लुकात है मोदी साहब के, यहाँ पे नारे लगाते थे जो मोदी का यार है वो गद्दार है, रोजाना यही बात होती थी। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब फलां से खुफिया तौर पर मिले हैं, कभी मरी में मिले हैं, कभी दिल्ली में मिले हैं, कभी शादियों पे मिले हैं, आम दिए कभी आम दिए। तो खान साहब तो इस तरह की कटसी के अगेंस्ट थे कि इंडिया के साथ तल्लुकात नहीं रखने, इंडिया के साथ आपने कोई मिलना जुलना नहीं करना, मोदी साहब से भी नहीं मिलना, आपने किसी को कोई इंडियन बिजनेसमैन से नहीं मिलना, मिलेंगे तो गद्दारी हो जाएगी। ये चीज़ें गद्दारी वाला काम यहाँ से शुरू हुआ, जो अब इन पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ये मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे थे और उनके साथ मिल के कोई पाकिस्तान का नैरेटिव बना रहे थे यूक्रेन पे या बाकी चीज़ों पर, आर्मी चीफ के बारे में बता रहे थे जो उन्होंने बातें सामने की हैं। सो गद्दारी वाले काम तो वहाँ से शुरू हुए। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब भी ये कहते थे कि मोदी का जो जा रहे गद्दार है, ये नवाज शरीफ साहब पे वो इल्ज़ाम लगा, गद्दार एक दूसरे को ये कहते रहते हैं। फिर जब इमरान खान साहब ये वजीर आजम थे, इनके आखिरी दिनों में किसी प्रोग्राम निकाल लें, इनकी बाकायदा एक तकरीर है, कुछ जर्नलिस्ट जो थे वो डिप्लोमेट से मिलते रहते हैं। ये बड़ा एक नेचुरल से दुनिया भर में आजकल भी तो मिल रहे हैं ना। इनके फवाद चौधरी साहब के घर पे आपको याद होगा अमेरिकन एम्बेसडर गए थे, इमरान खान साहब वहाँ पे बनी गाला में थे तो इनके पास उसमें यूएस सेनेटर्स वगैरह आए थे, मिले थे। जब वो मिले थे उससे ये मरियम नवाज साहब से जाके 2-4 और लोगों से वहाँ पे वो चीफ मिनिस्टर से भी मिले थे उस वक्त, ये परवेज इलाही साहब से, ठीक है, उसमें लाहौर में गए थे। तो इन्होंने कहा जनाब ये तो हमारे ख्याल साजिश हो रही है। सहाफ़ी कुछ मिले थे, डिप्लोमेट्स मिलते रहते हैं जस्ट टू गेट एन आइडिया पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का, उस पर खबरें हुई थी, उस पर स्कैंडल होते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट निकाल के टीवी चैनल्स पे इन्होंने चलवाई थी कि फलां जर्नलिस्ट जो हैं ये इनसे मिल रहे हैं डिप्लोमेट से और ये मेरी हुकूमत के खिलाफ फिर लिखते हैं, बोलते हैं, ये साजिश हो रही है। सो खान साहब हमेशा से इस मामले में ये चीजें करते रहे हैं कि जिसने भी उनको अपोनेंट था उसको लेबल करते रहे हैं कि जनाब के जो मेरे खिलाफ वो मुल्क का दुश्मन है। क्लास साहब इसके ऊपर बिल्कुल पॉइंट आ गया आपका, लेकिन बिजली वाला मामला जो है अब कुछ आखिरी मिनट है प्रोग्राम के, तो मैं चाह रही हूँ कि ये स्टोरी ना रह जाए। तो मैं ये कहना ये चाह रहा था लास्ट मिनट कि ये कोई रऊफ हसन साहब और करण थापर के दरमियान जो गुफ्तगू सामने आई है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कार में उनके अपने एक्ट से कमीशन है। और जल्द दूसरा क्योंकि ये इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल छपे, फिर इनके एक जो साइफर छपा था वहां पर वो उस बैकग्राउंड में देखते हैं, फिर उसके बाद टेलीग्राफ में आर्टिकल छपे, फौज के खिलाफ छपे, आर्मी चीफ के खिलाफ छपे। सो आर्मी इस पर बड़ी सेंसिटिव है। उन्हें लगा कि बहुत बड़ा स्कैंडल हमारे हाथे चढ़ गया। आपकी पॉलिटिकल आपकी इलीट को भी यही लगा है कि अताउल्लाह तारड़ साहब की हुकूमत को जनाब के इन्होंने हमारे पे डाली थी, हम इन पे डाल लेते हैं। लिहाजा जो काम इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ करते थे कि आप इंडियंस के साथ मिलकर जनाब ये हमें बदनाम करते थे उसमें अगर इंडिया के नाम पे, अब आप भी भुगते हैं। सो इंडिया वाली जो चीजें थी
तो वो तमाम पार्टीज ने भुगती हैं। और हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि ये रऊफ हसन साहब की गुफ्तगू को इतनी बड़ी सीरियस थी। ये जो बिजली के मामले पे बड़े फैसले हुए हैं, एक कमेटी बनाई गई है। अब इस कमेटी में इंटरेस्टिंगली कौन कौन शामिल है, किसके कहने पे ये कमेटी बनाई गई है, करेगी क्या? ये आईपीपीज के हवाले से बनी है, जो पिछले दिनों प्रेशर और जोर आया है और बड़े लोग जो हैं और इनके पास कोई मुस्तकिल हाल नहीं है इनका। अभी भी मरियम नवाज साहब ने जो 40-50 बिलियन रुपीस का रिलीफ दिया, इट्स ए वक्ती रिलीफ। ये भी अवाम की जेब से जाएगा, मतलब एक अवाम की जेब से निकाल के दूसरी की जेब में डाला गया है। ये उस तरह का रिलीफ है वक्ती तौर पर, जिसमें इनके अपने भी साफ ज़ाहिर आईपीपीज हैं, शरीफ फैमिली के अपने भी हैं, उनके भी जाएगा। तो ये 40-50 अरब जो है ये वक्ती रिलीफ है, कोई इतना बड़ा मुस्तकिल रिलीफ उसी तरह का रिलीफ है जो इमरान खान साहब ने उन्हें पेट्रोल की कीमतें 150 रुपए से 140 रुपए 10 रुपए कर दी थी, जिसके बाद IMF जो है ना वो आपकी डील खत्म करके चला गया। तो डॉलर का रेट जो है ना आपका 180-82 से होता हुआ 340 तक गया था। अभी भी IMF वो कह रहे हैं इसको देखेगी कि खान साहब ने ये किया था 250 बिलियन रुपीस निकाल के PSDP का उन्होंने पेट्रोल की सब्सिडी में दे दिया था। जैसे अब ये निकाल के पंजाब हुकूमत के किसी बजट से निकालेंगे वो पता चल जाएगा कुछ 4-5 दिनों तक कहाँ से पैसा निकला है, वो आप वो कंज्यूमर को दे रहे हैं। वो तो एक साइड पे। सो बिजली का मसला नहीं हल हो रहा आपके पास कोई, क्योंकि आपने सॉवरेन गारंटीज दी हुई है। सो आर्मी चीफ इज अंडर, उनका ये ध्यान था या उनका ये ख्याल था कि जब तक ये इशू हम हल नहीं करेंगे तो हमारे से प्रॉब्लम ये इस मुल्क के मतलब हल नहीं कर सकते। सो तो उन्होंने 2-3 काम किए हैं। एक तो ये कि मोहम्मद अली साहब जो है एनर्जी का जिनको लगाया गया, इनकी बड़ी इंतहा मशहूर ज़माना एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कच्चा चट्टा सारा खोला, जिसमें शरीफ फैमिली के अपने भी लोग हैं जिनके उन्होंने ये करतूत जो थे ना वो एक्सप्लेन किए हुए हैं, बताए हुए हैं कि इनके ब्यूरोक्रेट्स के किस किस के क्या हैं। साहिवाल प्लांट है, फिर सैफ रहमान साहब का प्लांट था, वो लंबी कहानी है। सो उन्होंने ये एनर्जी वाले जो है मोहम्मद अली साहब, इनको लगाया गया है कि आप जाएं और सारी चीज़ें देखें, बिजली के मसले को, पावर को समझते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो है आपका कैपेसिटी चार्जेस का। इस वक्त जो मुझे ये पता चला है, जो कमेटी बनाई गई है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसको अवैस लगारी साहब ये करेंगे, दोबारा निगोशिएट करेंगे इनके साथ IPPs के साथ, जैसे इमरान खान साहब के दौर में हुई थी और डॉलर रेट को 148 पे फिक्स किया गया था। वो ये कह रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा जो मसला है इसमें 100 बिलियन रुपीस कैपेसिटी चार्जेस हैं लोकल जो हमारा IPPs है, वो जो असल जो है 700 बिलियन रुपीस आपने चाइनीज का देना है टोटल। हालांकि आपने 3,500 बिलियन के करीब आपका कैपेसिटी चार्ज है, सर्कुलर डेट है। चाइनीज कंपनीज को आप कैसे करेंगे, वो सॉवरेन गारंटीज। और चाइनीज जितने भी मोस्टली लगे हैं IPPs जो उनको रेट्स दिए गए हैं, टैरिफ दिए गए, वो नवाज शरीफ साहब के दौर में लगे, 2013 और 2018 में उसमें लगे। सो इनके दौर में लगे। अब चाइनीज को कैसे आप राजी करें कि चाइनीज को आप मतलब ओवरनाइट उनसे डिस्टेंस भी नहीं कर सकते, बहुत सारे और मसाइल में कामों में आपके काम आते हैं। 700 बिलियन रुपीस उनका बना हुआ है, वो आपने देना है। लोकल तौर पर 100 बिलियन ये है, सर्कुलर डेटा आपका अलहदा सर पे है। सो अब इन्होंने एक कमेटी बनाई है कि आप बैठें और तमाम चीज़ों को देखें, इनसे दोबारा निगोशिएट करें, बातचीत करें। कुछ आपके ये प्लांट्स हैं जो ख़त्म होने वाले हैं, जो उनको रिवाइव ही ना करें, मतलब रिवाइज ही ना करें उनके कॉन्ट्रैक्ट। जुल्म तो देखें, इस मुल्क में आपकी 25,000 मेगावाट की आपकी रिक्वायरमेंट है पीक गर्मियों में, आपने 42,000 मेगावाट कैपेसिटी का आपने वो लगा लिया IPPs। या जुल्म देखें, मतलब आपके तकरीबन कोई मेरे ख्याल 20 के करीब 20,000 मेगावाट आप यूज नहीं कर रहे, उसके पैसे दे रहे हैं उनको IPPs को। जुल्म देखें, वो चाइनीज को दे रहे हैं, चाहे लोकल को दे रहे हैं, चाहे अपने हाउस ऑफ शरीफ वाले इनके अपने जो हैं इनके अपने लगे हुए हैं वहां पे। सो ये उन्होंने अब एक कमेटी बनाई है। आर्मी चीफ की जो मेरी इतलात है उनकी इस पे सिफारिश पे उनकी सिफारिश पे रिकमेंडेशन बनी है। अवैस लगारी साहब को चेयरमैन बनाया गया, मोहम्मद अली साहब जो है स्पेशल असिस्टेंट वो है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जफर इकबाल साहब हैं, ये हैं, फिर जकरिया शाह साहब हैं, फिर इसमें आपके उसकी नेपरा है, तो फिर उसके बाद परचेजिंग वाली कमेटी है और फिर प्राइवेट पावर एंड इसको फॉलो करेंगे। लेकिन बात वही है कि उन लीडरों को, ब्यूरोक्रेसी को दाद दें जिन्होंने 20,000 मेगावाट एडिशनल लगा के उनको कई सालों से उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन लोगों ने पेमेंट करके आवाम की जेब से निकलवा। बिल्कुल इसी पॉइंट पे क्लासेस साहब आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी और प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।